मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने अपने विसात बिछाना शुरू कर दिया है। कौन सा मोहरा कहां फिट करना है, उसकी भी तैयारी हो चुकी। जानकारी के मुताबिक अब कांग्रेस का दिल्ली और राज्य का नेतृत्व इन सीटों को जीतने के लिए प्लान 66 पर काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने 66 सीटों का एक मूल्यांकन किया है, जो पिछले 5 बार से ज्यादा समय से हार रहे हैं। कई तो ऐसी 8 बार, 9 बार, 10 बार तक की सीटें हारी हुई हैं और 66 सीटें हैं। उन पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को और वरिष्ठ नेताओं को काम करने के लिए कहा गया है। अध्यक्ष जी कमलनाथ जी स्वयं उन सीटों की निगरानी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 66 सीटों पर हमारे विशेष ध्यान इसलिए है कि वहाँ हम जीरो हैं, तो जीरो से तो बढ़ता ही है संख्या। 20, 25, 30 कुछ तो बढ़ेंगे। अगर 20, 25, 30 भी हम आधी सीटें भी जीत जाए 66 में, तो हमारे लिए तो कम से 150 पार होने की स्थिति रहेगी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का काम जो मिशन 66 है वो सफल होगा। कांग्रेस के प्लान को मूर्त रूप देने के लिए पहले से ही पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इन सीटों पर खासा जोर दे रहे हैं। पार्टी ने इन सीटों को जिताने के लिए 5 पॉइंट प्रोग्राम तैयार किए हैं। पार्टी का फोकस इन सीटों के उम्मीदवार चुनाव से काफी पहले घोषित करने का है। इन सीटों के लिए दमदार चेहरों की तलाश भी जारी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जून के अंतिम सप्ताह में ही इन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो जाएगी। तो वहीं कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस के प्लान कब बनते हैं और कब धाराशायी हो जाते हैं, ये कांग्रेस के नेताओं को ही पता नहीं चलता है। बहुत कंफ्यूजन है कांग्रेस के अंदर अभी। राहुल भैया गुमनामी में हैं। मध्य प्रदेश के छत्रपों को तो कमलनाथ जी संभाल नहीं पा रहे हैं। अब वो घिसे पीटे पुरानी पिक्चर को लाने का यह कर रहे हैं काम। अब कौन से केंद्रीय मंत्री आएंगे, कहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री आएंगे जिनके खुद के क्षेत्र में कांग्रेस हार रही है, ऐसे तो केंद्रीय मंत्री आके मध्य प्रदेश में जिताने का जिम्मा लेंगे। अरे भाई, वो खुद हारे हुए हैं, वो खुद फ्यूज बल्ब है, वो क्या कांग्रेस को कार्यालय को प्रकाशमान करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने इन 66 सीटों पर 5 सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इन ऑब्जर्वरों को इन 66 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी जाएगी। दिल्ली के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को भोपाल और नर्मदापुरम, उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप टम्टा को महाकौशल और विंध्य, हिमाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर को ग्वालियर, चंबल और गुजरात के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया को मालवा और निवाड़ का दायित्व सौंपा है। अब दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के यह प्लान धरातल पर उतरते हैं या किसी फाइल में ही दबकर रह जाते हैं। IND 24 न्यूज के लिए कैमरामैन रवि राजपूत के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। IND एनालिसिस, टारगेट फिक्स, प्लान 66। नमस्कार, मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से अब जो चुनावी समय है और चुनाव का जो समर है वो धीरे धीरे और नज़दीक आता जा रहा है, और यही कारण है कि तमाम तरह की रणनीति, तमाम तरह के प्लान अब मध्य प्रदेश की सियासत में, राजनीति में, चुनावी राजनीति में हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। क्या कुछ आज का जो हमारा एनालिसिस है इसके इर्द गिर्द रहेगा। वर्तमान विधायक के खिलाफ नाराजगी को भुनाने की कोशिश की जाएगी। ये कांग्रेस के 5 पॉइंट हैं। जाति समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के काम भी गिनाए जाएंगे। 5 पॉइंट्स बता रहे हैं कांग्रेस के जो प्लान है। महंगाई, बेरोजगारी सहित सत्ता विरोधी लहरों पर जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों की पहचान कर घोषणा पत्र तैयार करेगी। ये 5 पॉइंट्स वर्तमान विधायक के खिलाफ नाराजगी को भुनाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से कांग्रेस का इस बार का प्लान है, जो लगातार कांग्रेस सीटें हार रही है, और वो सीटें हैं, ये हम जो सीटें फ्लैश कर रहे हैं वो सीटें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है, और अब कांग्रेस की इन सीटों पर नज़र है। और यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि टारगेट फिक्स किया गया है, प्लान 66 बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से इन सीटों को जीतने के लिए। इसके साथ ही जिससे पहले जो हमने आपको पॉइंट्स बताए कि कांग्रेस 5 पॉइंट्स प्रोग्राम उसमें बनाए हैं, इसमें जो तमाम केंद्रीय नेता हैं कांग्रेस के, उनको अलग अलग अंचल की उनको जिम्मेदारी दी गई है, और उसी के हिसाब से जो एक एजेंडा सेट किया गया, जो प्रोग्राम सेट किया गया है, उसी के आधार पर जो कांग्रेस है इन सीटों पर
काम करेगी। और जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को वो वर्जन कांग्रेस का सुनाया कि ये कहा जा रहा है कि जो 66 सीटें हैं, भले 66 की 66 सीटें हम ना जीते, अगर हम उसमें से कुछ भी जीत जाते हैं तो हमारे लिए प्लस होगा, और इसी स्ट्रेटजी पर कांग्रेस काम कर रही है। हालांकि अगर जब हम प्लान की बात करते हैं, टारगेट की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी तमाम प्लान पर काम कर रही है। आज इसी से जुड़े मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। स्वागत है अमित जी आपका। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अंकित गर्ग जी, आप प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, आपका भी स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले अमित जी आपके पास में आता हूं। तमाम तरह के प्लान हैं और रोज ही हम किसी न किसी प्लान पर बात करते हैं। उसका कारण यही है कि अब जो चुनाव का समय है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में एक खास रणनीति, एक खास स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। ऐसी सीटें, अगर हम भोपाल, राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा सीट ही देख ले, पहले जिस तरह से स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने 10 बार लगातार वहां से चुनाव जीता, फिर उनकी बहू कृष्णा गौर ने वहां से चुनाव जीता। एक ये एग्जाम्पल है। ऐसी तमाम सारी सीटें हैं मध्य प्रदेश जो जिस टारगेट फिक्स प्लान 66 की बात कर रहे हैं। क्या प्लान है 66 का? देखिए राजेश भाई, चूंकि मध्य प्रदेश का 2023 में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि इन सीटों को चिन्हित इसलिए किया गया है जो लंबे समय से कुछ कम अंतराल से या लगातार हम लोग हारते जा रहे हैं। खासकर यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है या हमारे नेता नहीं है या बहुत जिम्मेदारी से हमारे लोग काम नहीं कर रहे, बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उनके विधायक हैं, उनकी नीतियां और जो उनकी घोषणाएं हैं, उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों और सरकार के किए हुए घोषणा के आधार पर जो उस जिले को, उस विधानसभा को विकसित करने की बात थी, उनको कहाँ कमियां रह गई और जनता पे उन बातों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। प्लान अकेला 66 नहीं है राजेश भाई, प्लान 230 है। चूंकि 230 विधानसभा पर कांग्रेस का नुमाइंदा, कांग्रेस का प्रतिनिधि खड़ा होगा। और मैं आपको बता दूं राजेश भाई, कमलनाथ जी सौभाग्य से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और इतना राजनीतिक बड़ा लंबा अनुभव हमारे नेता का है कि लगातार एक एक चीज पर वो बातचीत करते हैं। कहां पर अगर प्रत्याशी की बात हो रही है, पोलिंग बूथ, मंडल, सेक्टर, अगर मंडल और सेक्टर को पोलिंग बूथ के स्तर पर ले जाकर उन कमेटियों को बनाने का अगर किसी ने दायित्व का निर्वहन सख्ती से कराने का काम, अगर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन करने का काम अगर किसी ने कराए, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो मत नहीं, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने करा। निश्चित ही आगे समय में लगातार जिस तरीके से जो दृश्य है, करीब हम कई सीटें ऐसी हैं कि जो 2000 से हारे, कुछ 5000 से हारे या 6-7 हजार से हारे, कुछ ऐसी सीटें हैं कि जो थोड़े से लंबे अंतराल से हारे, लेकिन ऐसी आज लगातार वहां जीती हुई सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हम अगर उन पर गंभीरता से वर्क करें, एक प्लान के तहत अगर काम करें, तो निश्चित ही हम उन सीटों को जीत सकते हैं। जिस तरह की चीजें आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं या जितने भी प्लान अब तैयार किए जा रहे हैं, ये प्लान प्रदेश स्तर पर भी तैयार हो रहे हैं या ये फिर पार्टी हाईकमान से आ रहे हैं? क्योंकि तमाम सारे नेताओं की चर्चा है जिनका जिक्र हम कर रहे थे, जो नाम कांग्रेस की तरफ से है कि अलग अलग अंचल से जिम्मेदारी दी गई है, तो ये सेंट्रल का प्लान है? देखिए, ये एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं और सेंट्रल का भी प्लान है। आज अगर हम थोड़ा सा पहले कर्नाटक पर लेके जाऊं तो पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे सेंट्रल का नेतृत्व हो, चाहे राज्य का कर्नाटक का नेतृत्व, तो सारे लोगों ने मिलजुल कर एक साथ, सारे नेताओं ने और कार्यकर्ताओं के सहयोग से चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए कि चाहे हम दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, हिमाचल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, गुजरात की, या तमाम और लोगों की बात करें, माइक्रो लेवल पर एक एक चीज पर चूंकि उनका राजनीतिक लंबा एक अनुभव है, तो ऐसे लोगों को अगर लगाकर कुछ नए कार्यकर्ता में उत्साह और ऊर्जा भरने का काम अगर इन नेता करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं और माइक्रो लेवल पे जो सारी चीजें अगर कहीं कोई छूट रही है, तो शायद इनके ऑब्जर्वेशन से हम पूरी कर पाए और हम आने वाले समय में उन सीटों को जीत पाए। बिल्कुल, काफी अहम बात अमित जी कह रहे हैं कि माइक्रो लेवल पर जो तैयारियां हैं
और इस बार का जो चुनाव है ये कहा भी जा रहा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, माइक्रो लेवल पर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं बड़ी नेट टू नेट नजर आ रही हैं। हमारे साथ में अंकित गर्ग जी हैं। अंकित जी, आपके गढ़ पर नजर है कांग्रेस की? देखिए राजेश जी, कांग्रेस को पूरा अधिकार है अपनी व्यवस्थाओं का, अपने संगठन का सुदृढ़ीकरण करने का और दमदारी से चुनाव लड़ने का, ये उनका अधिकार है। देखिए हर डिबेट में बहस हुई कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई बात सही कही जा रही है तो ठीक है, उनका अधिकार है, अमित जी की पार्टी का अधिकार है। दो तीन बातें हैं लेकिन इसमें से वो निकल कर आती हैं राजेश जी। एक तो ये सरकार में आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, वो तो समय बताएगा, जनता बताएगी प्रदेश की। आज ही मुझे जानकारी मिली कि कर्नाटक में इन्होंने जो प्रमुख वादे किए थे उसमें से दो प्रमुख वादे थे जो काफी जनता के बीच में पेनिट्रेट किए। एक वादा ये था कि लाइट को शायद कुछ फ्री करने वाले थे, ये तो हर जगह फ्री की बात कर रहे हैं आजकल। आज ही की बात है, ₹2.89 पर यूनिट इन्होंने लाइट का रेट बढ़ा दिया। वहां सीएम साहब ने सिद्धारमैया ने जो निवर्तमान सीएम थे उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो बैंगलोर में ट्रैफिक की बहुत दिक्कत होती है, तो मैं अपने कॉर्पोरेट के लिए रोड नहीं बंद करूंगा, जीरो ट्रैफिक में चलूंगा। उसमें यू टर्न ले लिया आज। तो देखिए कांग्रेस पार्टी में करनी कतनी में बहुत अंतर है। अभी ये 66 सीट पे अपनी तैयारी करेंगे, फिर 200 पे करेंगे, 300 करेंगे, वो उनका इंटरनल विषय मैं कह रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस एज अ पार्टी होल बहुत गंभीरता से ली जाने वाली पार्टी नहीं है। अब दूसरी बात, अमित भाई बार बार बोल रहे थे कि कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ है। अरे भाई बिल्कुल वरिष्ठ है, कमलनाथ जी के वरिष्ठता पे मुझे कोई संदेह नहीं है। 75 साल उनकी आयु है, केंद्र में काम करके आए। पर आपके पास कमलनाथ है तो हमारे पास भी शिवराज सिंह चौहान है। ऐसा नहीं है, आप इतने हल्के में भाजपा को मत लीजिए भाई, आप अपनी तैयारी बिल्कुल करिए, लेकिन आपको शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन हमारे पास भी बहुत अनुभवी नेता है और बहुत मजबूत संगठन है। देखिए कांग्रेस के खत्म होने का कारण अगर आप एनालाइज करेंगे, वो इनका संगठन फ्रैक्चर होना ही है। और अब मैं देख रहा हूं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कांग्रेस बहुत तेजी से अपने संगठन को रिजनरेट करने में लगी, जो संभव नहीं है। संगठन एक दिन में नहीं खड़े होते हैं और कांग्रेस का डीएनए भी नहीं है। अभी आज ही दिग्विजय सिंह की मैं सुन रहा था बाइट, दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे कि कांग्रेस में यदि अनुशासन आ जाए तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी। तो कांग्रेस खुद भी बहुत डिलेमा में है। और बिल्कुल ये मैं अंकित जी आपका टोकना चाहूंगा। बिल्कुल आपने अहम बात कही है, जो जिस का हवाला आपने दिया है दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आज है, और वो दिन भर से उसकी चर्चा है उस बयान को लेकर, अनुशासन की उन्होंने बात की। दूसरी तरफ ये अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। लेकिन जिस तरह की जो चीज़ें अब भारतीय जनता पार्टी में दिख रही हैं, कहीं ना कहीं आपके जो तमाम सारे नेताओं की जो नाराज़गी रही है, और जिस तरह से अब ये प्लान बनाया जा रहा है कि जिनको आपने अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनको 6 साल के लिए निकाल दिया था, 5 साल के लिए निकाल दिया था, उनको घर वापसी भी कराई जा रही है। तो नहीं लगता कि ये जो चीज़ें हैं, और इन्हीं चीज़ों पर तो कांग्रेस की या अन्य दलों की नज़र है? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस की कहाँ नजर है वो कांग्रेस का इंटरनल विषय है। इस बात को मुझे राजेश जी स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात रखता हूँ। एक घर में 4 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, उनके बीच में कई बार समन्वय बनाना मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने पहले ही कहा कि कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी पार्टी है। मंडल से लेकर हमारी जो रचना है, मंडल, बूथ, पन्ना प्रमुख से लेकर केंद्र तक का नेतृत्व है। और निश्चित रूप से कई बार मनमुटाव भी होते हैं, कई बार मनभेद होता है, लेकिन हमारे यहाँ के संगठन की मैकेनिज्म ऐसा है कि अंत में सब एक हो जाते हैं, सब अच्छा हो जाता है और संगठन काम करता है। कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये होना बहुत स्वाभाविक और सामान्य बात है। तो वो हम सुदृढ़ीकरण करते रहते हैं, उसके लिए प्रक्रिया हमारे यहाँ, वो कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। चलिए मैं आता हूं अंकित, और मुझे लगता है कि जितने आसानी से जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी में होता रहा है। और फिर कहूंगा कि आपका जो संगठन है मजबूत रहा, अगर कांग्रेस के कंपैरिजन में देखें। लेकिन इस बार की जो चीज़ें हैं कुछ अलग तरह की दिख रही। जब दोबारा आऊँगा उस पर मैं बात करूंगा। गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। गौरव जी, जिस तरह से तमाम प्लानों की चर्चा लगातार हम करते हैं, आपसे भी हमारा डिस्कशन होता रहता है, और कांग्रेस जिस तरह से प्लान 66 पर काम कर रही, मानी ऐसी सीटों पर जो कभी या लंबे समय से नहीं जीत पाई, उनको टारगेट कर रही है, किस रूप में देखे इस प्लान को? हर राजनीतिक दल इसी तरीके से अपनी तैयारी करता है। अगर हम लोकसभा के इतिहास पर देखें तो 2 सीटों पर आने वाली भाजपा आज सत्ता में बैठी है। 90 समय तक उन सीटों को हारती रही। भले भारतीय जनता पार्टी उसके पहले रही हो, जनसंघ रहा हो, उसके पहले अन्य दलों के साथ उनके कोलैबोरेशन रहा हो, लेकिन वहां वो जीत नहीं पाती थी। लेकिन आज सरकार में है, मध्य प्रदेश में भी 2003 के बाद यही स्थिति है कि लगातार भाजपा सत्ता में बनी हुई है। अब उसको कैसे भी
2018 में जिस तरीके से कांग्रेस ने एक रणनीति के साथ चुनाव लड़ा था, ये अलग बात है कि वो सत्ता पाने के बाद फिर बिखर जाते हैं, ये उनका एक जेनेटिक गुण है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन 2018 में जिस तरीके से सिंधिया जी को आगे करके, चलिए गौरव जी, बेहतर तरीके से आपकी जो आवाज़ है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अमित जी के पास में आ जाता हूं जब तक कि आपकी आवाज़ या जिस तरह से हमारा कम्युनिकेशन है आपके साथ वो बेहतर होता है। अमित जी, जिस तरह से हम उन सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कांग्रेस को लेकर कि आप कह रहे हैं कि हम 66 सीटों को टारगेट, या फिर आपने ये भी कहा कि 200 सीटों पर आपका टारगेट है, क्या इन सीटों पर क्या कोई स्ट्रेटजी एक उम्मीदवार को लेकर भी कि तमाम फैक्टर की चर्चा होती है, चाहे जातिगत समीकरण हो, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, या सर्वे के आधार पर जो चीजें हैं? देखिए राजेश जी, किसी भी चुनाव में और हर विधानसभा में मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से कई मालवा के क्षेत्र की अलग एक तासीर है। अगर हम विंध्य और की बात करें, वहाँ की एक अलग समस्या, अलग तासीर है। अगर हम महाकौशल की बात करें, वहाँ की समस्या एक अलग है। वहाँ एक विधानसभा वार वहाँ लोगों की अलग तासीर है। निश्चित ही हम हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर लोगों को अब उनके नेतृत्व को प्राथमिकता मिल सके, और कहीं ना कहीं हर अच्छे व्यक्ति को, इससे ऊपर चूंकि पार्टी का व्यक्ति हो, ईमानदार हो और अच्छे व्यक्ति को मौका मिल सके जो कहीं ना कहीं जनता में जनाधार रखता हो, जनता की प्रिय हो और जनता के कामों का नेतृत्व कर रहा हो, ऐसे लोगों को मौका दिए जाने। इस मैंने ये कहा शब्द एक माइक्रो लेवल पे कि कई जगह कई संगठन, कुछ जगह दिग्विजय सिंह जी को कई लगाया है, कई मैंने अभी आपने बताया कि जो और राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई जिलों के प्रभारी हैं, कई जगह हर मापदंड पर हर चीज़ों को सोचकर विचार कर इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। और अभी मेरे अंकित जी से मैं सुन रहा था उनकी बातों को, देखिए किसी ने अंकित जी की बातों से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। यही ओवर कॉन्फिडेंस अंकित जी के जो 2018 का जब चुनाव था, इनके नेताओं में यही ओवर कॉन्फिडेंस था कि कांग्रेस जनाधार नहीं है, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो चुका है और शिवराज जी की प्रशंसा के पुल बांध दिए गए। मैं कहना चाहता हूं कि उस ओवर कॉन्फिडेंस ने 2018 में, आज ये भले ही परसेंटेज की बात करेंगे, लेकिन जनता ने इन्हें विपक्ष में बिठाने का काम किया था। हाँ, तोड़फोड़ में माहिर है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस ओवर कॉन्फिडेंस में कर्नाटक जब ये गए थे, आज ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने यही तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई थी और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। आज वही दृश्य रिपीट मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसी तारतम्य सिंधिया जी को ले जाकर आज इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के बाद इन्होंने आज जो बैसाखी के तौर पर जो सरकार चला रहे हैं, इसको जनता भी समझती है और हर व्यक्ति भी समझता है। मैं बात समाप्त करूंगा, इसीलिए नहीं, मैं आपको बात समाप्त नहीं करना, मैं एक छोटा सवाल कर लूं, फिर उस बात को आप जारी रखिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, आप जिस तरह से उन 66 सीटों का प्लान आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि तमाम सारी चीजें, तमाम सारे समीकरण, तमाम सारे फैक्टर उन सीटों को लेकर आप देख रहे होंगे। क्या कुछ कमजोर कड़ी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है, वो भी देख रहे होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि एक अनुशासन की वो बात करते हैं, वो मुझे लगता है कांग्रेस में देखी भी जाती है जो चीजें, कि हम बेहतर अनुशासन के साथ अगर हमारे कार्यकर्ता नेता रहें तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हाल ही की जो चीजें रही हैं, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा का जो बयान हो या तमाम सारी की जो चीजें हैं, या फिर जिस तरह से इंगित लगातार दिग्विजय सिंह करते रहे हैं, संगठन की बात हो और चाहे फिर अनुशासन की बात हो, क्या ये चीजें भी आड़े हाथ आती है इस परफॉर्मेंस में? देखिए राजेश जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं समझता हूं कि किसी भी परिवार को चलाने में भी अनुशासन की आवश्यकता होती है और राजनीतिक पार्टी को भी चलाने की आवश्यकता होती है। निसंदेह चाहे कमलनाथ जी हो, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, आदरणीय पचौरी जी हो, अरुण यादव हो, तमाम मध्य प्रदेश के और देश के कई नेता ऐसे हैं जो अगर किसी भी बात को अगर शिरोधार करनी है तो कहीं ना कहीं अनुशासन, कहीं ना कहीं पार्टी के दायित्वों की बात करनी होगी और उन दायित्वों के आधार पर ही हम किसी भी संगठन को चला सकते हैं। और कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हर जगह, चाहे वो अभी वर्तमान में हमारे जीते हुए विधायक हो या जहां हमारी तैयारियां चल रही
नहीं है, वह मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से वो जिस जिले में जाते हैं वह पहले मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें उन पर भरोसा है। जो मंडल और सेक्टर और बूथ स्तर का कार्यकर्ता है वो हमेशा कहते हैं कि अगर सरकार का कोई परिवर्तन 2018 में किसी ने करा था तो बूथ के स्तर तक कार्यकर्ता ने करा था, और 23 में अगर कोई भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकेगा तो कहीं ना कहीं एक नीचे के स्तर का कार्यकर्ता। अपनी बात समाप्त करता हूं। और चाहे राजनीतिक दल में, चाहे भारतीय जनता पार्टी में उमा भारती जी शिवराज जी से कुछ कह रही हो या कैलाश विजयवर्गीय जी शिवराज जी पे कुछ कहते हो, अभी कुछ बयान कुछ विधायकों के आए या उन्होंने सीएम पे टिप्पणी करी, तो ये राजनीतिक दल हैं, तमाम सारी चीजें चलती रहती हैं। हम ये कहते हैं कि शायद अंकित जी को बता दूं कि कछुए की और उसकी दौड़ अगर होती है तो मेरे ख्याल से धीरे चलने वाले को हम नाजुक या कमजोर ना समझे। मध्य प्रदेश की जनता इस 18 और 20 साल के भ्रष्ट शासन को समझ गई है। चलिए अंकित जी जवाब दे दीजिए, परिवर्तन करने वाले। चलिए। नहीं, मैं बहुत लंबा जवाब नहीं दूंगा राज जी, मैं दो चीजों पे बात करता हूँ। एक तो मैं बार बार ये जो खरीद फरोख्त की कांग्रेस के हमारे मित्र बात करते हैं उसका मैं अपने कैपेसिटी में उत्तर दे देता हूँ। भाई सिंधिया जी का आप सम्मान नहीं कर पाए, सिंधिया जी आहत हुए, अपमानित होकर आए, आपने उनको अपमानित किया, इतना डैशिंग डायनेमिक लीडर को। उनके नेतृत्व में जो लगा उन्होंने रिजाइन किया, पुनः चुनाव हुए, कोई विधान परिषद के रास्ते से तो नहीं पहुंच गए वापस सरकार में, मैंडेट जनता का लेकर आए। तो हम चुनाव हारे कहां से, आप ये बताइए। चुनाव तो आप हारे भाई, वो थंपिंग मेजोरिटी से जीत कर है ना राज जी, ये तो सत्य बात है। कोई विधान परिषद तो हमने नॉमिनेट नहीं कर दिया। दूसरी बात कछुए की कर रहे थे अमित जी, पहली बार ये कहानी है कि कछुआ हार गया था, बिल्कुल सही बात है, कछुआ जीत गया था, सॉरी खरगोश हार गया था। दूसरी तीसरी बार की कहानी भी बताइए ना, दोबारा फिर खरगोश ने गलती नहीं की। तो हमने सीख कर यहां तक आए। अटल जी आडवाणी ने 2 सीटों से पार्टी शुरू की थी, हम तो बहुत अनुभव लेकर आए, हमारा विपक्ष का ज्यादा अनुभव रहा है, सत्ता में तो अभी आए हैं। और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि भाई सत्ता को सर पे मत चढ़ने देना, हमारे बौद्धिक में हमको ट्रेनिंग दे दी जाती है, हम तो जिस डीएनए से आए वहां ट्रेनिंग में ही ट्रेनिंग करते हैं, बैठक पे बैठक ही करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस की तो हमारी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। आपको लग सकता है, आपको शुभकामनाएं, आपका अपना एंगल है, उसमें मुझे कोई दिक्कत, मुझे कोई टिप्पणी भी नहीं करनी, लेकिन मैंने इस बात को दुरुस्त कर दिया। इससे ज्यादा मुझे राज जी कुछ कहना भी नहीं है। बाकी सरकार किसकी बनेगी, लाभकारी योजनाएं किसकी अच्छी, ये तो जनता बताएगी, समय बताएगा। चलिए राजेश भाई, मैं अंकित जी का जवाब दे दूं कि निश्चित ही जो योजनाएं आपकी चली है, जो 18 वर्षों में कलंकित मध्य प्रदेश हुआ, चाहे वो व्यापम का घोटाला हो, चाहे वो ई टेंडरिंग घोटाला हो, या वो तमाम सारी चीज, अंकित जी मैंने आपकी बात शांति से सुनी, तमाम सारी चीजें हों, ये तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और बेरोजगारी, आज महंगाई, आज सारी चीजें किस स्तर पर अगर हैं तो ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और इंटेलिजेंस का आपकी सरकार का सर्वे है कि आप कितनी सीटों पर सिमटने वाले हैं। और रही बात आपने सिंधिया जी की कही, अंकित जी मैं बात समाप्त करूंगा, रही बात आपने सिंधिया जी की कही, अंकित जी रही बात आपने आज जो सिंधिया प्रेम आपको दिखाई दे रहा है पूरी भारतीय जनता पार्टी को, आप ही लोग हो जो कैडर और नीति की बात करते हो। आज आपने सिंधिया को गद्दार कहा, ये आपके, मैं नहीं, कांग्रेस तो नहीं, ये पवैया जी बेचारे चिल्ला चिल्ला के साइड लाइन हो गए। तो आज जो सिंधिया आपको पसंद आ रहे हैं, यही सिंधिया भारतीय जनता पार्टी गद्दार के संबोधित। चलिए अंकित जी कुछ कहेंगे, वक्त कम है, चलिए। राजेश जी मैं बस इतना कह रहा हूँ, देखिए अमित जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, आप छात्र राजनीति से आए हुए, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे प्रश्न का देखिए उत्तर नहीं दिया अमित जी ने। आप क्या सिंधिया जी के जो लोग आए हैं उनके मैंडेट को क्या चैलेंज कर रहे हैं आप? क्या वो चुनाव जीत कर नहीं आए क्या? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि खरीदी हुई सरकार है? ये आपको शोभा नहीं देता अमित जी, और कोई बोले चलता है, आपको शोभा नहीं देता है, आप राजनीति की नफ्स को समझते हैं, ये शोभा नहीं देता है। भाई वो लोग जीत कर आए और भाजपा के सिंबल पे जीत कर आए, तो खरीदी हुई सरकार कहां से हुई? तो ये इसमें मेरी थोड़ी। चलिए अमित, मैं एक सवाल कर लेता हूं चलते आपके एजेंडे से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है आज के एनालिसिस का, कि जिस तरह से ये लगातार चर्चा में है कि कांग्रेस 6 महीने पहले, हालांकि वक्त अब 6 महीने का ही बचा है, कि तमाम सारी टिकटें घोषित कर देगी, क्या इसी प्लान के तहत ऐसा होगा जो जिस 66 प्लान की हम बात कर रहे हैं उन सीटों पर? देखिए राजेश जी, कमलनाथ जी हर सीटों पर एक एनालिसिस कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, वह कार्यकर्ताओं से बात कर रहा है और खुद जा रहे हैं उस विधानसभा और जिले में। तो मैं समझता हूं कि शायद अगर मैं ये इस बात का उत्तर दूं तो मेरे लेवल पे वो ठीक नहीं रहेगा। ये शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा कि टिकट कब दी जानी चाहिए, लेकिन हर संगठन बूथ स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है और हम 2030 सीटों पर वर्क कर रहे हैं, ना कि 66 सीटों पर टारगेट लिया है। हमारा टारगेट 2030 पर 230 सीटों पर है और मध्य प्रदेश में 2023 में इसी वर्ष
मध्य प्रदेश में 2018 को पुनः पुनरावृत्ति होगी और कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की बनेगी। चलिए, अंतिम बात कि जी, मैं अंकित जी को कहना चाहता हूं एक लाइन में, या तो भारतीय जनता पार्टी तय ये करे कि सिंधिया जी आज सही थे या सिंधिया जी को आप गाली बकते रहे पहले ठीक थे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ आपका कहने दीपक जोशी के बारे में क्या ख्याल है, वो भी बता दीजिए। किसके बारे में? दीपक जोशी के बारे में कुछ बोल दीजिए। देखिए, दीपक जोशी जी के बारे में ख्याल तो दीपक जोशी जी ने आके बता दिया कि शिवराज जी क्या थे और क्या हो गए। चलिए। दीपक जोशी जी ने तो बहुत कुछ बता दिया। चलिए, तो और तमाम शायद सारी चीजें- शायद जो रीढ़ की इसका हड्डी डिबेट का कोई थी, विषय नहीं उनके पिता जो वाकई में संत थे, शायद जो एक एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति पहले उनका सम्मान करता था, आज जिस तरीके से दीपक ज्योति और उनके परिवार के खिलाफ बोल रहा है, चलिए शायद शोभित चलिए, नहीं वक्त देता। भी नहीं है, अब जी, वक्त बातों भी को नहीं घुमा है। रहे हैं। और जिस तरह से जिस बातों का कोई मतलब एनालिसिस होता है। की, जिस विश्लेषण की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही दल या फिर और दल जो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, अपनी अपनी रणनीति है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, अपने अपने विश्लेषण है, और उसी के आधार पर जो राजनीतिक दल हैं अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उसी के तहत जिसकी चर्चा, जिसका एनालिसिस, जिसका विश्लेषण आज हमने अपने प्रोग्राम में किया है। कांग्रेस का टारगेट फिक्स, प्लान 66। देखना होगा कि आगे इस चुनावी राजनीति से सियासत में और क्या कुछ देखने को मिलता है। IND एनालिसिस में बस इतना ही, लेकिन इससे पहले मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।